नमस्कार, राज्यसभा टीवी की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। एक महान वक्ता, एक विनम्र इंसान, संपूर्ण रूप में एक सक्षम राजनेता और एक अत्यंत प्रभावी व्यक्तित्व की धनी सुषमा स्वराज ने मानवता की सेवा में जीवन को अर्पित कर दिया। चेहरे पर तेज, वाणी में ओज और जीवा पर सरस्वती उनके व्यक्तित्व को अनोखा बनाता था। भारतीय राजनीति की स्तंभ रही पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने कुशल नेतृत्व से इस देश के लोगों के जीवन में बदलाव लाने की पहल की। सिर्फ 25 साल की उम्र में जब वो विधायक चुनकर आई तो फिर उन्होंने पलटकर नहीं देखा। उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिली उसे सुषमा स्वराज ने जी जान से निभाया। सुषमा स्वराज इतनी मृदुभाषी और मिलनसार थी कि हर कार्यकर्ता को उन्होंने अपना परिवार समझा। तभी तो न सिर्फ बीजेपी बल्कि विपक्षी दलों में भी सुषमा स्वराज खासी लोकप्रिय थीं। लोग उनका बेहद आदर करते थे। जीवन भर राष्ट्र और समाज की सेवा करने वाली सुषमा स्वराज ने अपने निधन से कुछ समय पहले ही सरकार के कश्मीर पर लिए गए फैसले पर बेहद खुशी जताई थी। आने वाली पीढ़ियां उनके शानदार व्यक्तित्व और अद्भुत भाषा शैली को कभी नहीं भूल पाएगी। भारतीय राजनीति में सुषमा स्वराज ऐसी शख्सियत थीं जिन्हें हर पार्टी, हर समुदाय, हर वर्ग के लोगों का भरपूर प्यार मिला। तेज तर्रार और प्रखर नेता की छवि रखने वाली सुषमा स्वराज उन दिग्गज नेताओं में से एक थीं जिन्होंने अपने ओज और तेज से समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की। उनके राजनीतिक कौशल और भाषा शैली ऐसी थी कि हर कोई उनका मुरीद था। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री और भारत सरकार की पूर्व विदेश मंत्री रहीं सुषमा स्वराज का जीवन हमेशा ही राजनीतिक शुचिता का उत्कृष्ट उदाहरण रहा। We live by the credo of Vasudhaiva Kutumbakam, a Sanskrit shloka, which means the world is one family. वो प्रखर वक्ता के साथ ही कुशल और परिपक्व राजनेता भी थीं। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला कैंट में हुआ था। अंबाला कैंट के सनातन धर्म कॉलेज से संस्कृत और राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई करने के बाद सुषमा ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से कानून की डिग्री हासिल की। वे भाषण और वाद विवाद में हमेशा से आगे रहीं। कॉलेज के दिनों में सुषमा स्वराज ने लगातार 3 वर्षों तक एनसीसी की सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार जीता। वे हरियाणा सरकार के भाषा विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लगातार 3 बार सर्वश्रेष्ठ हिंदी वक्ता के पुरस्कार से सम्मानित हुई थीं। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1973 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। सुषमा स्वराज का विवाह 13 जुलाई 1975 को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील स्वराज कौशल से हुआ। परिवार को भी संभालते हुए अपने राजनीतिक जीवन को जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया और सब दलों के नेताओं के साथ जिस प्रकार से उनके मधुर संबंध रहे, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। मैं ये कहूँगा कि महिला सशक्तिकरण अगर राजनीति में किया है तो उसका एक उदाहरण सुषमा स्वराज जी ने प्रस्तुत किया है और जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि हमारी लोकसभा में 78 महिलाएं जीत कर आई हैं। तो महिला सशक्तिकरण किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को, उसको सुषमा जी ने हमेशा बढ़ावा दिया। सुषमा स्वराज ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1970 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। उनके पिता हरदेव शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सदस्य थे। आपातकाल के दौरान सुषमा स्वराज ने जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनके पति स्वराज कौशल सोशलिस्ट लीडर जॉर्ज फर्नांडिस से जुड़े हुए थे और सुषमा स्वराज 1975 में फर्नांडिस की लीगल डिफेंस टीम का हिस्सा बन गईं। आपातकाल के बाद वो जनता पार्टी की सदस्य बनी।
1977 में पहली बार सुषमा स्वराज ने हरियाणा विधानसभा का चुनाव जीता और महज 25 साल की उम्र में चौधरी देवीलाल सरकार में हरियाणा राज्य की श्रम मंत्री बनकर सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनने की उपलब्धि हासिल की। 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के गठन पर सुषमा बीजेपी में शामिल हो गईं। वो 1987 में अंबाला से दोबारा विधायक चुनी गईं और बीजेपी लोकदल सरकार में शिक्षा मंत्री बनाई गईं। उनकी कार्यशैली और कर्मठता की वजह से धीरे धीरे पार्टी में उनका कद बढ़ता चला गया। देखिए, सुषमा स्वराज जी का जो राजनीतिक जीवन है, लंबा राजनीतिक जीवन है, वो उनका स्वयं का बनाया हुआ जीवन है। सेल्फ मेड हम जिसको कहते हैं। उनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं था और वो तो जब वो विद्यार्थी काल से ही सक्रिय थी और वो प्रभावी एक वक्ता थी, जिसके चलते वो, जिसको हम कह सकते हैं, वो छात्र नेता बनी। और इसीलिए जब 1977 में जनता पार्टी बनी और उस जनता पार्टी में वो शामिल हुई और वो वहाँ हरियाणा में उन्होंने एक एमएलए का चुनाव जीता और उस समय वो हरियाणा की सरकार में 25 साल की उम्र में सबसे कम मंत्री बनी। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1990 में सुषमा स्वराज राज्यसभा की सदस्य बनी। 6 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 1996 में दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीती और अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री बनाई गईं। इसी दौरान उन्होंने लोकसभा में चल रही डिबेट के लाइव प्रसारण का फैसला किया था। 1998 में वे दोबारा दक्षिण दिल्ली संसदीय सीट से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुईं। इस बार उन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ ही दूरसंचार मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। उनके लिए इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय फिल्म को एक उद्योग के रूप में घोषित करना रहा। केंद्र की राजनीति में आई, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनी और प्रवक्ता के नाते भी उनका जो एक जो हम कह सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व था वो और उभरा। मृदुभाषी होने के कारण और हर तरह से हर समस्या को, हर प्रश्न को सरलता के साथ जिस तरह से वो उसका करती थी, उत्तर देती थी, उसके कारण वो पत्रकारों में भी बहुत ही लोकप्रिय हुई। और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा वो राज्यसभा में आई, फिर लोकसभा के कई चुनाव लड़े, दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और 2009 से 2014 तक वो नेता विपक्ष रही लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की। अक्टूबर 1998 में सुषमा स्वराज ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और बतौर दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। हालांकि दिसंबर 1998 में राष्ट्रीय राजनीति में वापसी की और 1999 में कर्नाटक के बेल्लारी से कांग्रेस की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन वो हार गईं। फिर साल 2000 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद के रूप में संसद में वापस लौट आईं। अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो फिर से सूचना प्रसारण मंत्री बनाई गईं। बाद में उन्हें स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया। 2009 में सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश के विदिशा से लोकसभा पहुंची। उस वक्त 15वीं लोकसभा में वे नेता प्रतिपक्ष बनाई गईं। 2014 तक वो इसी पद पर आसीन रहीं। 2014 में वो दोबारा विदिशा से लोकसभा चुनाव जीती और नरेंद्र मोदी सरकार में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला विदेश मंत्री बनाई गईं। उनका पार्टी में बहुत अच्छा प्रमोशन हुआ, तो पार्टी में उनका बीजेपी में ज़्यादा विमेन लीडर्स नहीं थे। विजय राजे सिंधिया के अलावा ज़्यादा बड़े लोग तो उस समय थे ही नहीं है। फिर इनको अच्छा बढ़ावा देके बढ़ाया और उनको स्पोक्स पर्सन बनाया, जनरल सेक्रेटरी बनाया। उसके आगे अटल जी का ज़माना में मिनिस्टर बनाया। उसके आगे लीडर ऑफ द अपोजिशन वो भी बनवाया। तो इसलिए उनका एक चीज़ बाकी था, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी। उसके अलावा बाकी पार्टी में जितना भी दे सकते हैं सब दे दिया उनका। प्रखर और ओजस्वी वक्ता, प्रभावी पार्लियामेंटेरियन और कुशल प्रशासक मानी जाने वाली सुषमा स्वराज एक वक्त सबसे लोकप्रिय वक्ता थीं। सुषमा स्वराज बीजेपी की एकमात्र नेता हैं जिन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत दोनों क्षेत्रों से चुनाव लड़ा। वे भारतीय संसद की ऐसी अकेली महिला नेता रहीं
जिन्हें असाधारण सांसद चुना गया। वे किसी भी राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता भी थीं। 4 दशक के लंबे बेदाग राजनीतिक सफर के बाद उन्होंने तबीयत खराब होने पर खुद को सक्रिय राजनीति से अलग कर लिया और 2019 का आम चुनाव नहीं लड़ा। भारतीय राजनीति की इस प्रखर, ओजस्वी और कद्दावर नेता का 6 अगस्त 2019 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुशल प्रशासक, दूरदर्शी सुषमा स्वराज ने जो भी मंत्रालय संभाला उसमें उच्च मानक स्थापित किए। बतौर विदेश मंत्री उन्होंने न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूत छवि बनाई, बल्कि अनेक देशों के साथ भारत के संबंधों को सुधारने में अहम भूमिका निभाई। विदेश मंत्रालय के साथ ही सुषमा स्वराज ने जितने भी मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली, उनमें अपने काम करने की शैली से लोगों का दिल जीतती रही। विदेश मंत्री के रूप में वो हमेशा विश्व के किसी भी कोने में परेशान भारतीयों की मदद करने के लिए तत्पर रहती थी। जो उस दूर देश में बैठा हुआ है, उसके लिए एम्बेसी एक घर होना चाहिए। उसके लिए एम्बेसी उसके संकट निवारण का एक स्थान होना चाहिए। और एक घोष दिया मैंने, परदेश में आपका दोस्त, भारतीय दूतावास। अगर आप मंगल ग्रह पर भी फंस गए हैं तो वहां भारतीय दूतावास आपकी मदद करेगा। मुस्कुराते हुए अपने देश के नागरिकों के लिए हर पल मदद को तत्पर रहने वाला चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि सबकी चहेती पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का था। मोदी सरकार में सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्रालय का दरवाजा जिस तरह देश विदेश के भारतीयों के लिए खोला, वो अभूतपूर्व कदम था जो हमेशा याद किया जाएगा। 2014 में नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल ने उन्हें सबसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो विदेश मंत्रालय का कार्यभार सौंपा। बीजेपी ने इस तरह इंदिरा गांधी के बाद दूसरी और अपनी सरकार में पहली पूर्णकालिक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को चुना। सुषमा स्वराज ने 2015 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भाषण दिया था और उस दौरान जमकर पाकिस्तान पर गरजी थी। तब उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवादियों की फैक्ट्री कहकर संबोधित किया था। भारत और पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत की पहचान दुनिया भर में एक आईटी के सुपर पावर के रूप में बनी है और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क, एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है। बतौर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ट्विटर पर भी काफी सक्रिय रहती थी। विदेशों में फंसे लोग ट्विटर के जरिए सीधे उनसे मदद मांगते तो वो भी व्यक्तिगत रूप से सक्रिय हो जाती। हर भारतीय की मदद के लिए चाहे पासपोर्ट बनवाने का काम ही क्यों ना हो, वो किसी को निराश नहीं करती। उनकी लोकप्रियता का आलम ये था कि विदेश मंत्री रहने के दौरान सुषमा स्वराज का नाम ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली विदेश मंत्री के तौर पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और उनके निधन तक उनका ये रिकॉर्ड कायम रहा। सुषमा स्वराज केवल भारतीयों के लिए ही नहीं, पाकिस्तानी और बहुत से विदेशियों के लिए मसीहा रही। 11 अक्टूबर 2017 को पाकिस्तानी महिला नीलिमा गफ्फार का भारत में इलाज करने के लिए उन्होंने तत्काल वीजा जारी कराया था। वहीं गलती से पाकिस्तान पहुंच गई मूक बधिर युवती गीता की 10 साल बाद वापसी कौन भूल सकता है, जो सुषमा स्वराज की वजह से ही संभव हो पाई थी। 26 अक्टूबर 2015 को जब वो वापस लौटी तो सुषमा स्वराज ने उन्हें भारत की बेटी कहा था। साल 2015 में ही यमन में जब हूथी विद्रोहियों और सरकार के बीच जंग छिड़ गई और वहां हजारों भारतीय फंस गए थे, उस दौरान यमन में फंसे भारतीयों ने मदद के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से गुहार लगाई। सुषमा स्वराज ने ऑपरेशन राहत चलाकर यमन में फंसे 4000 से ज्यादा भारतीयों को खतरनाक रेस्क्यू करके बाहर निकाला था। सुषमा स्वराज ने दक्षिण सूडान में गृह युद्ध में फंसे भारतीयों की सुरक्षित देश वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीयों की मदद के लिए ऑपरेशन संकट मोचन चलाया था। इसके अलावा लीबिया में भी जारी गृह युद्ध के दौरान 29 भारतीयों की सुरक्षित वापसी में सुषमा स्वराज ने अहम भूमिका निभाई। विदेश मंत्री में तो देखिए
प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ज़्यादा उसमें लेते हैं, लेकिन इनको जो भी काम करना, जो ट्वीट करना, जो करना था इनका काम, वो लोगों से मिलना, वो पर्सनल रिलेशनशिप, इसी से आपको पता होता कि उनका रिलेशनशिप क्या था बाहर में। इराक में जब आतंकी संगठन ISIS ने 46 भारतीय नर्सों को बंधक बना लिया था, तब उस वक्त की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इन भारतीय नर्सों को वहां से बाहर निकालने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कवायद की और तब तक शांत नहीं बैठी जब तक सारी नर्स भारत सकुशल वापस नहीं लौट आईं। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, जिसे पाकिस्तान को सुषमा स्वराज के लिए खोलना पड़ा। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पहली बार पाकिस्तान ने सुषमा स्वराज की फ्लाइट को किर्गिस्तान जाने का रास्ता दिया। बतौर विदेश मंत्री 2019 के आम चुनाव से पहले उन्होंने विदेशों के कई अहम दौरे किए, जिसमें आतंकवादी मसूद अजहर को बैन कराने के लिए चीन का दौरा भी शामिल था। सुषमा स्वराज के प्रयासों का नतीजा था कि मसूद पर चीन के बार बार अड़ंगा फंसाने के बावजूद 1 मई 2019 को आतंकी मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया था। 29 सितंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र में दिया गया सुषमा स्वराज का भाषण खूब चर्चा में रहा। इसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को परिवार के सिद्धांत पर चलाने की वकालत की थी। सुषमा स्वराज 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री बनाई गई थी। इसी दौरान उन्होंने लोकसभा में चल रही डिबेट के लाइव प्रसारण का फैसला किया था। 1998 में सुषमा स्वराज को सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ ही दूरसंचार मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। उनके इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय फिल्म को एक उद्योग के रूप में घोषित करना रहा, जिसके बाद भारतीय फिल्म उद्योग को बैंकों से कर्ज मिलना शुरू हुआ। साल 2000 से 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो फिर सूचना प्रसारण मंत्री बनाई गईं और बाद में 2003 से 2004 तक उन्हें स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया। एम्स के विस्तार का श्रेय भी सुषमा स्वराज को दिया जाता है। बतौर स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के एम्स का कायाकल्प और देश में इसी तर्ज पर 4 और एम्स के निर्माण की प्रक्रिया की पहल भी उन्होंने ही की। देश के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। आने वाली पीढ़ियां उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हमेशा प्रेरणा लेती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ नेता, कुछ वक्ता, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो देश ही नहीं पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना लेते हैं, और ऐसा ही व्यक्तित्व की धनी थी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज जब बोलती थी तो सब थम जाता था। उन्हें सुनने वालों को लगता था कि वो बोलती रहें और सब सुनते रहें। संसद से संयुक्त राष्ट्र तक उनके भाषण जहन में हमेशा ताजा रहेंगे। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल किया। भारतीयता को अपनी आवाज और भाषा में पिरोई सुषमा स्वराज जब बोलती थीं, तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। ताजगी, जोश, उम्मीद और ऊर्जा से लबरेज उनकी वाणी, ऐसा लगता था मानो नए भारत की आवाज और पहचान है। We live by the credo of Vasudhaiva Kutumbakam, a Sanskrit shloka, which means the world is one family. But seldom have I drawn greater joy from my duty as India's External Affairs Minister, opening the doors to our global family as I do today, which happens to be a bright sunny day. भारतीय परिधान और उनके माथे की बड़ी सी बिंदी उनके शांत, मृदुल और सरल व्यक्तित्व को और निखार देती थी। जब भी भारत की सोच और नीति पर उन्होंने अपनी बात रखी, तो इस ओजस्वी वक्ता ने पूरी दुनिया को सम्मोहित कर लिया। शायद इसी वजह से वो बीजेपी की पहली महिला प्रवक्ता बनी। संसद में विपक्ष को घेरने के लिए बीजेपी की पहली पसंद सुषमा स्वराज ही होती थीं। मनमोहन सरकार के दौरान नेता विपक्ष के तौर पर उनका ये भाषण यादगार है। आप इस
देश के मुखिया हैं, आप इस सरकार के मुखिया हैं। अब इससे काम नहीं चलेगा कि उसने कर दिया होगा, उसने कर दिया होगा, मुझे कुछ नहीं पता। आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से, सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहज़नों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। संसद में दिए गए उनके कई भाषण यादगार रहे। 1996 में अटल सरकार विश्वास मत हार गई थी। उस दौरान अटल जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया था, तो सुषमा स्वराज ने भी जनादेश के महत्व पर यादगार भाषण दिया। दूरदर्शन के सामने जीवंत प्रसारण देखने वाला हिंदुस्तान का वो मतदाता उनके त्याग पत्र की घोषणा के साथ कहा उठा था, ये अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में उनके भाषणों ने वो प्रभाव छोड़ा कि आतंकवाद के खिलाफ सभी देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हुए। संयुक्त राष्ट्र में दिया गया उनका भाषण उनके चुनिंदा भाषणों में शुमार किया जाएगा। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब कश्मीर का मुद्दा उठाया तो उन्हें सुषमा स्वराज ने बलूचिस्तान पर घेर लिया। हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। और आप जानते हैं कि डॉक्टर्स मरते हुए लोगों की जिंदगी बचाते हैं और जिहादी जिंदा लोगों को मार डालते हैं। सबसे पहले तो हृदय से विदेश में भारतीयों की स्थिति पर उन्होंने हमेशा सधे हुए शब्दों में संसद में जवाब दिया और अपने मंत्रालय के कामकाज के बारे में जानकारी दी, चाहे वो इराक में फंसे भारतीयों का मामला हो या कुलभूषण जाधव का मामला। पाकिस्तान श्री कुलभूषण जाधव को उनकी मां और पत्नी से मुलाकात को एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर के तौर पर दिखा रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मानवता और सद्भाव के नाम पर हुई इस मीटिंग में मानवता भी गायब थी और सद्भाव भी गायब था। इस मीटिंग में तो केवल जाधव के परिवार वालों के मानवाधिकारों का उल्लंघन पर उल्लंघन ही हो रहा था और उन्हें भयभीत करने वाला एक वातावरण वहां पैदा कर दिया गया था, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं पूर्ण विश्वास से कहती, मुझे पूरा भरोसा है कि ये समूचा सदन और इस सदन के माध्यम से भारत के समस्त लोग एक स्वर से पाकिस्तान के इस अत्यंत अशिष्ट व्यवहार की पुरजोर निंदा करेंगे और श्री जाधव के परिवार के साथ हार्दिक सहानुभूति प्रकट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में अगर उनकी हिंदी भाषा सबको प्रेरित करती थी तो 2002 में पाकिस्तान के PTV को दिए इंटरव्यू में उनकी उर्दू भाषा पर पकड़ दिल खुश कर देती है। इस साक्षात्कार में सुषमा जी ने पाकिस्तान का दिल जीत लिया था। जो हिंदुस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत को कही, मिसाल के तौर पर हम लोगों ने एक लिस्ट दी है, जिसे कहा है कि उस लिस्ट के लोग आप हमें दें। हम लोगों ने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में कमी आए, इन्फिल्ट्रेशन जो घुसपैठ हो रही है हिंदुस्तान में वो कम हो। सुषमा जी संस्कृत में भी निपुण थीं और कई मौकों पर उन्होंने इस भाषा पर अपनी राय रखी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे। उनका दिया गया हर भाषण प्रेरित करने वाला है। ये उनके व्यक्तित्व का ही करिश्मा था कि सभी राजनीतिक दलों के लोग सुषमा स्वराज की तारीफ करते थे और उनका सम्मान किया करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।